हेलो दोस्तों, मैं चिराग कंसल आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो है दोस्तों हम अंतर्जात बल यानी एंडोजेनिक फोर्स को समझेंगे। पर इसको समझने के लिए मैं शुरुआत से आपको थोड़ा बेसिक से लेना चाह रहा हूं। तो समझिएगा दोस्तों, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, अगर हम इसकी बात करें तो लगातार ये अपना रूप क्या कर रही है, बदल रही है। बात समझ नहीं आई तो समझेगा दोस्तों, जैसे अगर हम अपने सोलर सिस्टम सौर मंडल की बात करें तो हम सब जानते हैं सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है कौन, हमारी पृथ्वी। और इस पृथ्वी के भी चक्कर काट रहा है कौन, मून। अब मुझे बताइए, मून की जो रॉक्स है उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो उसकी वजह यह है कि मून पर क्या हो रहा है, भू संचलन नहीं हो रहा है, अर्थ का मून पर मूवमेंट्स जो है नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण मून के जो गड्ढे हैं वो भराते नहीं है। पर अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसके गड्ढे हमें एकदम से स्पष्ट नहीं दिखते हैं, क्योंकि जहां जहां गड्ढे हैं वहां पर पानी भरा गया है। और इसके अलावा अलग अलग तरह का हमारे यहाँ भू संचलन होता है, जिसके कारण नए नए लैंडफॉर्म बनते रहते हैं, स्थल आकृतियां बनती रहती है, जैसे पर्वत, पठार, समुद्र वगैरह। और जो आकृतियां बन चुकी है वो आकृतियां जो है खत्म भी होती रहती है, जैसे पर्वतों को घिस के पठार बन जाते हैं और इसके अलावा प्लेन बन जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है भू संचलन की, अगर इसकी हम बात करें तो ये दो कारणों से होती है दोस्तों। एक होता है अंतर्जात बल और दूसरा होता है बहिर्जात बल। अब आप कहेंगे ये दोनों क्या होते हैं? तो दोस्तों बड़ी आसान सी बात है। अंतर्जात, अंतर्जात मतलब अंदर, एंडोजेनिक, एंडो मतलब अंदर। अब अंदर का मतलब क्या होगा दोस्तों? अंदर का मतलब होगा पृथ्वी के अंदर। अब पृथ्वी के अंदर कैसे? तो समझेगा दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है ये हम सब जानते हैं, ये क्रस्ट, मेंटल और कोर में बटी हुई है, यानी कि भूपर्पटी और मेंटल और क्रोड में बटी हुई है। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं, इनमें अगर मैं बात करूं तो तीनों लेयर्स का जो मूवमेंट है उसकी रफ्तार क्या है, अलग अलग। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना कि हमारी अर्थ के अंदर की जो डिस्क है उसमें क्रस्ट अलग रफ्तार से घूम रही है, मेंटल अलग अलग रफ्तार से घूम रही है और कोर अलग रफ्तार से घूम रहा है। अब मुझे बताइए, जब ये आपस में इस तरह से घूमेंगे तो इससे फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल इससे फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। और इस फ्रिक्शन, इस घर्षण से क्या होगी, एक एनर्जी उत्पन्न होगी जो कि क्या करेगी, जो कि जो चट्टाने हैं पृथ्वी के अंदर की, उनके अंदर क्या करेगी, मूवमेंट लेकर आएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पटल विरूपणी बल कहते हैं, जो कि किसका हिस्सा है, अंतर्जात बल का, एंडोजेनिक फोर्स का हिस्सा है, जो कि पृथ्वी के अंदर लगता है। अब लेकिन एक और बात आपके दिमाग में आएगी कि सर हमने तो देखा है कई बार ज्वालामुखी जो है वो फट जाते हैं, या फिर ज्वालामुखी के जो ज्वाला है वो जब पृथ्वी के अंदर क्या कहते हैं मूवमेंट करती रहती है, तो वो ज्वाला क्या करती है, जो रॉक्स रहती है उनको सडन मूवमेंट कर देती है, जिससे हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। तो सर वो क्या है? तो समझेगा दोस्तों, अंतर्जात बल में दो प्रकार के बल होते हैं। एक होते हैं पटल विरूपणी बल यानी डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, और दूसरे होते हैं आकस्मिक अंतर्जात बल यानी सडन एंडोजेनिक फोर्सेस। अब समझेगा दोस्तों, मुझे बताइए, क्या हमारी पृथ्वी हिल रही है? क्या हमारी जो ये नीचे की धरती है मूव कर रही है? बिल्कुल हाँ। पर क्या ये हमें मूव करती दिखती है? नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है। तो जब अंतर्जात बल के परिणाम धीमी प्रक्रिया से आए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो भारत है वो लगातार क्या कर रहा है, एशिया में घुसता जा रहा है, और भारत की जो जमीन है वो 2-3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर हर साल छोटी हो रही है। पर क्योंकि ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसके परिणाम आपको लाखों वर्षों के बाद दिखेंगे। पर उसी के विपरीत अगर मैं बात करूं आकस्मिक अंतर्जात बल, सडन एंडोजेनिक फोर्स, तो इसके अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। अब भूकंप और ज्वालामुखी जो है ये भी कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, नई नई स्थल आकृतियों का निर्माण करते रहते हैं। पर ये कैसे होते हैं? एकदम से।
अगर भूकंप आएगा तो धरती हिलती हुई एकदम से दिखेगी। ज्वालामुखी फटेगा तो उससे जो नया पठार बनेगा, जैसे दक्खन का पठार उदाहरण के लिए, ये एकदम से बनता हुआ दिखेगा। या फिर कल्डेरा बनेगा जो कि क्या होगा, एकदम से बनेगा। तो इसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया, पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है, अगर उसका प्रभाव एकदम से आ रहा है तो सडन एंडोजेनिक फोर्स, और धीमे धीमे आ रहा है तो फिर स्लो एंडोजेनिक फोर्स होगा। स्लो वाले को पटल विरूपणी कहेंगे और सडन वाले को आकस्मिक अंतर्जात बल कहेंगे। और ये दोनों एंडोजेनिक फोर्स के प्रकार है। सर ये तो समझ आ गया, पर थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता दीजिए कि एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, ताकि हमारे माइंड में क्लियर पिक्चर बने। तो समझेगा दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी के अंदर बल काम करते हैं, जो नई नई स्थलाकृतियां बनाते हैं और खत्म करते हैं, उसी तरह से पृथ्वी के बाहर भी बल काम करते हैं जो स्थल आकृतियां बनाने और खत्म करने का काम करते हैं। और ये प्रमुखता होते हैं पानी और हवा। समझिएगा दोस्तों, जैसे आपके सामने ये एक माउंटेन उठा हुआ है। अब इस माउंटेन के सामने से क्या निकलेगी, हवा निकलेगी। अब मुझे बताइए, क्या ये पर्वत हवा को रास्ता देगा? बिल्कुल ये पर्वत हवा को रास्ता नहीं देगा। अब जब पर्वत हवा को रास्ता नहीं देगा तो हवा क्या करेगी? हवा जो है दोस्तों, वो पर्वत को काटने लग जाएगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं पानी की, तो मुझे बताइए, जब पर्वत में से नदी बह रही होगी तो ये नदी जो है, क्या ये नदी पर्वत की मिट्टी को काटेगी? बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये नदी भी क्या करेगी, ये नदी भी पर्वत के ऊपर की मिट्टी को काटती चली जाएगी। इसी को हम कहते हैं अपर्दन, इरोजन। तो ये जो हवा है और पानी है, ये क्या करेंगे? अपर्दन करेंगे, इरोजन करेंगे। अब मुझे बताइए, हवा जो मिट्टी अपने साथ ले जा रही है, क्या वो घर ले जाएगी? नहीं दोस्तों, वो मिट्टी भी हवा क्या करेगी, कहीं और फेंकेगी। तो उससे भी क्या होंगे, लोइस प्लेटू, लोयस पठार जैसे स्थलाकृतियां बनेगी। और जो पानी है, जैसे हिमालय से जो पानी जो है मिट्टी काट के ला रहा है, उससे क्या होगा, नदन प्लेन्स यानी उत्तर के विशाल मैदान जैसी स्थलाकृतियां बनेगी। तो अकपर्दन के साथ साथ निक्षेपण, डिपोजिशन भी होता है, स्थलाकृतियां बनती हैं और मिटरती है। पर जब पृथ्वी के बाहर ये प्रक्रिया होगी तो ये एक्सोजेनिक फोर्स होगा, और जब पृथ्वी के अंदर होगा तो ये एंडोजेनिक होगा। इसके अलावा एक और चीज होती है अपक्षय वेदरिंग। मैंने देखा है विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर अनच्छादन, डेनुडेशन और ये अपक्षय वेदरिंग, इनमें अंतर क्या होता है? तो दोस्तों समझिए, जैसे एक पत्थर है, अगर इसकी मिट्टी क्या कहते हैं, जैसे हम बात करें ठंड है, ठंड में हम क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और गर्मी में हम क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो उसी तरह से पत्थर भी सिकुड़ते और फैलते हैं। तो जब पत्थर सिकुड़ते फैलते हैं तो वो अपनी ही जगह टूटकर गिर जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। पर अगर पत्थर जो है वो अपनी जगह टूट के ना बिखरे और उस पत्थर की मिट्टी को धीरे धीरे काट के एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा जाए, तो उसको फिर अनच्छादन बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं, जो कि पानी हवा के कारण होता है। ये भी पानी हवा से ही प्रभावित होता है, पर जैसा मैंने कहा, अपनी ही जगह टूट के पत्थर गिर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। चलिए, आपको इतना मैं समझता हूं समझ आ गया होगा। अब पटल विरूपणीपन यानी कि स्लो एंडोजेनिक प्रोसेस, यानी कि लाखों सालों में होने वाले बदलावों को और डिटेल में हम अच्छे से समझते हैं। तो समझिएगा दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है महादेश जनक बल, दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल इंग्लिश में कहते हैं एपिरोजेनिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल इंग्लिश में कहते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स। बड़े कंफ्यूजिंग से नाम है ना, पर हिंदी पे ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छे नाम है महादेश। महादेश मतलब कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग फोर्सेस, पर्वत निर्माणकारी मतलब कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। एक कॉन्टिनेंट बनाता है और दूसरा माउंटेन बनाता है। अब कॉन्टिनेंट बनाना कैसे, तो समझेगा दोस्तों, इन मूवमेंट्स में बड़ी आसान सी बातें हैं। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं, यानी कि देखिए खड़े होते हैं। पर्वत निर्माणकारी फोर्स कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब दोस्तों मुझे पता है अभी तक की ये पहली बात है जो आपको समझ में नहीं आई है, पर 5 मिनट और बने रहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब समझिएगा, महादेश जनक बल यानी कि वर्टिकल फोर्स। अब समझिए जरा, अगर मैं बात करूं ओशियन की, समुद्र की, तो मुझे बताइए समुद्र का जो स्तर है वो कॉन्टिनेंट से, महाद्वीप से ऊंचा होगा कि कम होगा? निश्चित तौर पे कम होगा।
और महाद्वीप का स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा। तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें कुछ जगह से वो उठी हुई है और कुछ जगह से बैठी हुई है। जहां उठी हुई है वहां पर महाद्वीप या फिर पठार बनते हैं, और जहां बैठी हुई है वहां ओशियन बनते हैं। सर बात तो समझ आ गई, पर एक अच्छा उदाहरण दीजिए ना। तो दोस्तों समझिएगा, अगर मैं बात करूं हमारे हिमालय की, तो हिमालय क्या है, हमारा उठा हुआ हिस्सा है। हम सब जानते हैं हिमालय जो है वो यहाँ पर नमचा बरवा पर आकर अरुणाचल प्रदेश के कोने पर पलट जाते हैं, और पलटकर म्यांमार में अराकन यमा के नाम से कहलाते हैं। और उसी के आगे अंडमान निकोबार भी असल में उसी का हिस्सा है। लेकिन जो बीच का हिस्सा है उसका क्या, तो बीच में भी पर्वत श्रृंखला है, पर वो कैसी है, धसी हुई है। अब वो धसी हुई है इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, सबमर्जेंस कहेंगे, सबमर्जेंस कहेंगे, निमज्जन कहेंगे, डाउनवर्ड फोर्स कहेंगे, अधोमुखी बल कहेंगे। मतलब लैंडफॉर्म क्या हो गया, बैठ गया। सर बात समझ आ गई। एक और एग्जाम्पल, तो एक और मैं समझिएगा, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का इधर का जो लैंडफॉर्म है, ये देखिए, ये वाला लैंडफॉर्म क्या है, पूरा उठा हुआ है, और ये वाला लैंडफॉर्म मैक्सिमम क्या है, बैठा हुआ है। तो एक तरफ क्या है, निमज्जन है यानी बैठना है, और दूसरी तरफ निर्गमन है यानी कि उठना है। ये वाला उठना है और ये वाला बैठना है। लेकिन इसमें जो बॉटम का हिस्सा है मालाबार, मालाबार जो हिस्सा है वो भले ही कोंकण बैठा हुआ है, पर मालाबार कैसा है दोस्तों, मालाबार उठा हुआ है। तो मुझे लगता है आपको ये बात काफी अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। अब ये तो सारे कैसे फोर्सेस है दोस्तों, वर्टिकल फोर्सेस है। अब इसी के साथ में हमें समझना है क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स समझना तो बड़ा आसान है, मतलब जो कैसे हों इस तरीके से चले, वर्टिकल कैसे होंगे, इस तरीके से चलेंगे। अब हॉरिजॉन्टल जो है वो हमें देखने में ज़्यादा मिलते हैं। तो समझेगा दोस्तों, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो ये किसके तहत आते हैं, ये एक तरह से प्लेट टेक्टोनिक वाले फोर्सेस होते हैं, जिनको हम पर्वत निर्माणकारी ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक होता है तनाव और दूसरा होता है संपीड़न। तनाव मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंशन, और संपीड़न मतलब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। अब समझेंगे तनाव। अब जैसे तनाव में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपके हाथ हैं, एक हाथ आपकी क्या कहते हैं बीवी ने पकड़ लिया, दूसरा हाथ जो है अगर नहीं है तो टू बी बीवी जो होने वाली है, और दूसरा हाथ जो है मम्मी ने पकड़ लिया। अब दोनों पकड़ के खींच रहे हैं। अब दोनों पकड़ के खींच रहे हैं तो मुझे बताइए टेंशन होगा कि नहीं आपको, बिल्कुल होगा। तो उसी तरह से क्या होता है, तनाव काम करता है, उसमें क्या होता है, बाकायदा खींचा जाता है। अब इसी के विपरीत संपीड़न कंप्रेशन, संपीड़न कंप्रेशन मतलब इसी का रिवर्स कर लीजिए, इधर से मम्मी धक्का दे रही है और इधर से जो है आपकी होने वाली बीवी धक्का दे रही है। अब दोनों धक्का दे रहे हैं तो आप बीच में क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, संपीड़न कंप्रेशन। सर बात तो समझ आ गई, पर जरा ज्योग्राफी की भाषा में समझाइए। तो ज्योग्राफी की भाषा में समझिए, तनाव का मतलब होता है भ्रंशन फॉल्टिंग। तनाव का मतलब क्या होता है दोस्तों, भ्रंश फॉल्ट। अब भ्रंश फॉल्ट से मैं आपको एक तगड़ा उदाहरण देता हूं। मुझे बताइए ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो ये अफ्रीका है। और उसी के साथ में ये कौन सा आइलैंड है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो ये आइलैंड जो है ये अफ्रीका में पहले लगा हुआ था, लेकिन अब उससे अलग हो गया है। अब उसी तरह से अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो ये जो कोने वाला हिस्सा है इसमें इस तरह से बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। जो काला हिस्सा है वो बड़ी बड़ी क्या है, दरारें हैं। और कहा जा रहा है कि ये भी क्या होगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा और हमारा एक अगला नया कॉन्टिनेंट महाद्वीप जो है ये बन जाएगा। और ये जो दरारी हिस्सा है इसको कहा जाता है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। भाई ईस्ट में स्थित है ना, तो अफ्रीका में ये क्या है, रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, दरार घाटी है। इसका और उदाहरण चाहिए हो तो दोस्तों भारत में जो सिंध, सतपुड़ा और विंध्य वाला रीजन है वो भी क्या है, भ्रंश घाटी है, और इसके अलावा ब्लॉक पर्वत भी कहलाता है। अब घाटी तो समझ में आ गई आपको, जिसके बीच में से नदी बहती है या फिर कोई हिस्सा जो खाली हो जाए और उसमें पानी भर जाए, यानी दरार से क्या हो जाए, फट जाए। मतलब अगर मैं और अच्छे समझाना चाहूं तो मान लीजिए ये लैंड था और दोनों तरफ से क्या हो गया, फट गया, तो बीच में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अब इसी का दूसरा समझिए, भ्रंशन जो है, फॉल्टिंग जो है,
वो क्या दूसरी चीज इससे क्या बनती, ब्लॉक पर्वत। सर आप उदाहरण समझा रहे हैं पर भ्रंशन क्या होता है ये तो समझा ही नहीं रहे हैं। दोस्तों जो उदाहरण है वही अच्छे से समझाएंगे कि भ्रंशन क्या होता है। तो समझिएगा दूसरा ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। मान लीजिए ये एक आपके सामने लैंडफॉर्म है, स्थलाकृति है। अब मान लीजिए इसमें ये इधर से एक दरार पड़ गई और इधर से भी एक दरार पड़ गई। दरार पड़ने के बाद ये हिस्सा इधर पीछे चला गया, ये हिस्सा इधर पीछे चला गया। अब दोनों तरफ से ये हिस्से क्या हो गए, पीछे हट गए। अब ये हिस्से जब पीछे हट गए तो मुझे बताइए ये जो बीच का हिस्सा ये क्या हो जाएगा भाई, ये बीच का हिस्सा जो है ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा। तो ये बीच का हिस्सा कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब बीच का हिस्सा नीचे चला गया और मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको कैसा नजर आएगा, आपको ये ऐसा नजर आएगा कि ब्लॉक बन गए भाई, कहीं से उठा हुआ है कहीं से बैठा हुआ है। इसी को क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन कहेंगे, ब्लॉक पर्वत कहेंगे, जिसका उदाहरण हमारा सतपुड़ा और विंध्य वाला क्षेत्र है, जिसमें नर्मदा जो है भ्रंश घाटी में बहती है और सतपुड़ा और विंध्य जो है उसमें मेन तौर पे अगर हम बात करें जो विंध्य है वो क्या है, वो सटीक तौर पे ब्लॉक पर्वत है। और इसका विश्व स्तर पे सबसे अच्छा उदाहरण वोसेज है, जो कि कहाँ पर है, फ्रांस में है। लिख लीजिए कॉपी पेन में, कॉपी पेन लेकर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है वोसेज फ्रांस के बारे में। अब ये तो पूरी बात हुई किसकी, तनाव की। अब तनाव के अलावा दूसरा क्या होता है, संपीड़न। सर संपीड़न ये क्या होता है, तो समझिएगा दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम एक कागज लें और कागज को अगर हम यूं बीच में से दबाएं तो वो कागज पे क्या हो जाएगा, वो कागज पे इस तरह के फोल्ड बन जाते हैं। तो उसी तरह जब हम टेक्टोनिक्स की प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं तो जब उसमें भारत की प्लेट जो है वो किस में आके घुसी, एशिया की प्लेट में आके घुसी। जब भारत की प्लेट एशिया की प्लेट में आके घुसी तो क्योंकि भारत की प्लेट जो है वो ज़्यादा क्या थी, भारी थी, ज़्यादा डेंस थी, घनी थी, तो वो क्या हो गई, एशिया की प्लेट के अंदर घुस गई। जब वो एशिया की प्लेट के अंदर घुस गई तो उस समय क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि उसके अंदर घुसने से क्या हो गया भाई, जो है बड़े बड़े हिमालय जो हैं वो बन गए। क्योंकि जब दो प्लेटें पास आती हैं तो उनके पास आने से क्या होता है, फोल्ड बनते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने फोल्डिंग समझा ही नहीं, हिमालय चालू कर दिया। तो दोस्तों समझेगा, जब मैं आपको हिमालय का बनना समझाऊंगा तो अपने आप आपको वलन फोल्डिंग समझ में आ जाएगी कि जब दो प्लेटें पास आती हैं तो उनके बीच में क्या होते हैं, फोल्ड बन जाते हैं। कैसे, इस तरीके के। और इन्हीं फोल्ड्स को हम क्या कह देते हैं, माउंटेन कह देते हैं। जैसे भारत में हिमालय है और भारत के अलावा अगर मैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की बात करूं तो वहां पर रॉकीज है और एंडीज है। और ये जो फोल्ड बनते हैं इनको महाशय कोबर का सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, भूसन्नति जो है का सिद्धांत, उसमें जो है बताया जाता है कि जो बैठा हुआ हिस्सा है उसको अभिनति यानी सिंक्लाइन कहते हैं और जो उठा हुआ हिस्सा है उसको अवनति यानी कि एंटी सिंक्लाइन जो है कहा जाता है। मैं समझता हूं आपको ये काफी अच्छे समझ में आया होगा। सर पर आपने भ्रंशन के टाइप्स और क्या कहते हैं फोल्डिंग के टाइप्स नहीं बताए। तो दोस्तों बड़े ही आसान है, भ्रंशन की अगर मैं बात करूं तो इसके मेजर 3 टाइप होते हैं, जो कि नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और स्लिप फॉल्ट। जिसमें स्लिप फॉल्ट जो है उससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि जो अमेरिका है उसका जो वेस्ट वाला हिस्सा है उसमें जो सैन एंड्रियाज है, पिक्चर भी बनी है उस पे, वो पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, वो सैन एंड्रियास फॉल्ट कहलाता है, जो कि स्लिप फॉल्ट से बना है। स्लिप का मतलब दूर नहीं जा रहे हैं, यूं पैरेलल में जा रहे हैं। और दूसरा होता है फोल्डिंग के प्रकार। तो फोल्डिंग के प्रकार देखिए बड़े ही आड़े टेढ़े नाम है, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, ओवरटर्न फोल्ड वगैरह। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ से एक जैसा दिखेगा, असिमेट्रिकल मतलब जो उठा हुआ हिस्सा है वो बीचों बीच में नहीं, थोड़ा आगे होगा। ओवरटर्न मतलब जो उठा हुआ हिस्सा है वो आगे वाले के झुके हुए हिस्से को टच करेगा। तो बड़े आराम से आप बर्नवाल या किसी भी किताब से इसको समझ सकते हैं। मुझे लगता है ये पूरा चार्ट जो है आपको सीक्वेंस में समझ आना ज़्यादा ज़रूरी था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।